हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 55 और क्लास 10। हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी वर्कशीट पे अपना नाम, डेट और क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आपको दिया गया है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको जो नीचे एक्सट्रैक्ट गिवन है इसको रीड करना है। आफ्टर दिस इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, मीन्स आपको उनके आंसर देने हैं। ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये आपकी बुक से लिया गया है, द बॉल। ठीक है, आपका जो एक चैप्टर है, ठीक है, उससे लिया गया है। तो चलिए इसे रीड करते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. सो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट में इसका मीनिंग बताऊं तो मीनिंग ये है कि ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। मतलब अगर देखा जाए, एक अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊं तो एक बच्चा है, ठीक है, उसकी बॉल खो गई है, ठीक है, और यहाँ पे वो अपनी बॉल को क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। फिर वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसकी बॉल जो है उससे दूर है। अब यहाँ पे एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब यहाँ पे उसको किस बात की, मतलब किस बात का दुख है कि अब उसकी बॉल उसके पास नहीं है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हर किसी को एक ना एक दिन ये जानना और सीखना ज़रूरी होता है कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी भर उसके साथ नहीं रहेंगी। एक ना एक दिन उसे कोई ना कोई चीज़ जो है उससे दूर जाएगी, तो उसका एहसास जो है शायद उसको बुरा लगे, लेकिन उसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। तो नोइंग व्हाट एवरी वन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। मतलब हम किसी चीज़ से अगर दूर होते हैं तो उसके बाद हम अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, कैसे हम डट के खड़े रहें चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमें सीखना है। मतलब आपको एक छोटी सी पोएम के थ्रू ये समझाया गया है कि आपकी अगर कोई भी फेवरेट चीज़ है, फेवरेट जैसे कि किसी को जैसे इस बच्चे को बॉल बहुत पसंद है, ठीक है, जिसके साथ इसने अपना बहुत अच्छा मोमेंट जो है स्पेंड किया होगा, उसने बहुत सारे दोस्तों के साथ, ठीक है, और क्या कहते हैं, जब वो अकेला होगा तो वो उसकी बॉल जो है वो उसकी एक तरीके से पार्टनर की तरह रही होगी जब उसने उसके साथ खेला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे ही आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट चीज़ होगी जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो है खोई होगी, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े तक हम ऐसी बहुत सारी फेवरेट चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम खो देते हैं। सो यहाँ पे ऐसे ही बताया गया है कि हमें उसके बाद उदास नहीं होना है, हमें स्टैंड अप, मतलब एक तरीके से हमें ये सीखना है कि हम कैसे डट के खड़े रहें। देन ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, पीपल विल टेक balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is एक्सटर्नल। यहाँ पे आपको जो मेन मीनिंग समझाया गया इस पैरा में वो ये समझाया गया है कि पैसे से हर चीज़ें नहीं खरीदी जाती। मतलब उस बच्चे की बॉल खो गई है, ठीक है, अगर वो चाहे तो दूसरी बॉल ले सकता है, लेकिन क्या उस बॉल से जब वो नई बाय जो बॉल है उसे अगर बाय करेगा तो क्या उसके साथ जो उसकी यादें जुड़ी थी जो पहली बॉल के साथ वो वापस आ सकती है? नहीं। जो उसके इमोशंस थे, ठीक है, जो उस बॉल के लिए शायद उसका लव होगा वो वापस नहीं आ सकता। उसका जो इमोशन है वो उस बॉल के साथ थे। उसने हो सकता है कि बचपन से जब वो छोटा हो तब से खेली हो, ठीक है, उसकी वो फेवरेट बॉल हो, 5-6 साल उसने उसके साथ टाइम स्पेंड किया हो, अब वो खो गई तो उसे कितना बुरा लगेगा, है ना। तो उसकी फेवरेट वन हो सकती है। तो न्यू यहाँ पे क्या है कि न्यू बॉल जो होगी शायद वो उसे वो
एहसास नहीं दे पाएगी, मतलब जो पैसा है वो शायद उसे नई बॉल खरीद के दे सकते हैं, पैसे से वो नई बॉल खरीद सकता है, पर वो इमोशंस वापस नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन्हें समझेंगे। ये बहुत छोटा सा, आप अगर देखेंगे बहुत छोटा सा एक्सट्रैक्ट था, बहुत बड़ा नहीं था, तो इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर करेंगे। आपको बोला गया कि मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज बाय द पोएट टू कन्वे। तो ये जो पोएट है जो बता रहे हैं इस बच्चे की फीलिंग को, यहाँ पे उन्होंने यूज किया मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज बाय द पोएट टू कन्वे। वो क्या कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल। सो यहाँ पे इसमें आपको बोला गया कि मीनिंग ऑफ लॉस, प्लेइंग क्रिकेट वेल, यूज ऑफ पेटीएम, करेंसी इन हैंड। तो यहाँ पे आंसर होगा मीनिंग ऑफ लॉस। मतलब यहाँ पे जो हमने मनी इज एक्सटर्नल, कि मनी जो है उससे हम इमोशंस को नहीं खरीद सकते, सिर्फ हम उससे वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज बाय द पोएट टू कन्वे मीनिंग ऑफ लॉस। ठीक है, कि उस बच्चे ने अपनी बॉल खोई है, जो कि शायद पैसों से दोबारा खरीदी जा सकती होगी बॉल, लेकिन वो बॉल नहीं लाई जा सकती जिससे उसके इमोशन जुड़े हुए हैं। देन सेकेंड है द पोएट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू। तो यहाँ पे सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि अब उसे महसूस होगा, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी क्या होगी कि वो स्टैंड अप हो, अपने आप को डट के खड़ा रखना, जो है एक तरीके से अपने आप को कैसे हर सिचुएशन में अपने आप को मजबूत बनाए रखे। ठीक है, उसके लिए उसका जो सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पहला एहसास, वो किस लिए जो है इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसके साथ करेक्ट होगा। तो आंसर होगा बी, द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोसेशंस। ठीक है, आपको दिया भी गया है अगर आप पैरा देखें, इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या है, यहाँ पे है ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस। ठीक है, सो यहाँ पे आपका आंसर होगा द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोसेशंस। वो अपने पोसेशंस जो है उनका क्या कर रहा है, उनका एक तरीके से ख्याल करेगा। ठीक है, सो जो थर्ड है इसमें आपको बोला गया है कि द वर्ड एपिस्टोमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू। जो एपिस्टोमोलॉजी है उसका मीनिंग डज नॉट, यहाँ बोला डज नॉट हैव अ सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग नहीं है, किस वर्ड से आपको बताना है। सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टेम होगा, फंक्शन ऑफ स्टेम मीनिंग कि आप ये देख सकते हैं जो तीनों हैं, ठीक है, इनका मीनिंग एपिस्टोमोलॉजी से आप देखेंगे कि सिमिलर है। एक सेंस, जब आप वर्ड को सेंटेंस में सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो सेम होगा, कि थिंकिंग, लॉजिक और थ्योरी ऑफ लॉजिक, मेटाफिजिकल फिलॉसफी। सो ये सब जो हैं ये एपिस्टेमोलॉजी के सिमिलर थोड़ा आएंगे, बट फंक्शन ऑफ स्टेप जो है वो बिल्कुल, फंक्शन ऑफ स्टेम वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है ट्रांसफर्ड एपिथे इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द प्रेज। सो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथे ये यूज होती है अगर आप देखें तो जहाँ पे आप जैसे हैप्पी बर्थडे बोलते हैं आप, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हैप्पी बर्थडे। ओके, सो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और बर्थडे यहाँ पे क्या है, नाउन। नाउन से पहले जब आप ऐसे यूज करते हैं, सो ये पोएटिक डिवाइस अगर यूज होती हैं तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर्ड एपिथे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप टिक करेंगे डेस्परेट आइज। ठीक है, यहाँ आइज क्या है, नाउन है, और आइज नाउन है। नाउन के बारे में आपका जो है अगर देखेंगे तो एग्जेक्टिव इससे जस्ट पहले यूज कर रहे हैं आप, कि डेस्परेट आइज, आंखें कैसी हैं, डेस्परेट। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये देखेंगे ट्रांसफर्ड एपिथे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, तो यहाँ पे ए करेक्ट है। देन आप देखेंगे फिफ्थ, द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद। यहाँ पे बोला गया है कि वो शब्द, द वर्ड दैट डज नॉट मतलब नहीं कर रहा है, इंडिकेट मतलब नहीं इंडिकेट कर रहा है, नहीं शो कर रहा है, अ होपलेस सिचुएशन, एक होपलेस सिचुएशन, इम्पॉसिबल टू डील विद, जिसके साथ इम्पॉसिबल है क्या करना, डील। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो द वर्ड दैट डज नॉट इंडिकेट अ होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद, कंपोज्ड। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कंपोज्ड।
तो सबसे पहले आपको जो फर्स्ट सेंटेंस था वो था मनी इज एक्सटर्नल, हेयर इज यूज बाय द पोएट टू कन्वे मीनिंग ऑफ लॉस. देन सेकेंड है द पोएट यूजेस सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू. आंसर है ऑप्शन बी, द बॉय टेकिंग केयर ऑफ हिज पोसेशंस. ओके. देन थर्ड जो है वो है द वर्ड एपिस्टमोलॉजी डज नॉट हैव अ मीनिंग सिमिलर टू. ऑप्शन डी, फंक्शन टू स्टेम. देन फोर्थ है ट्रांसफर्ड एपिथे इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द प्रेज. सो इसका ऑप्शन ए है डेस्परेट आइज. और फिफ्थ है द word that does not indicate a hopeless situation impossible to deal with. आंसर इज ऑप्शन बी, कंपोस्ट. तो हमारी वीडियोस जो है आपको सभी आंसर्स अच्छे से प्रोवाइड करवाती हैं. फिर भी अगर आपको रिटर्न में आंसर चाहिए तो हम टेलीग्राम पे अपने चैनल पे सभी आंसर रिटर्न में आपको प्रोवाइड करते हैं. आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी. मैंने सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आंसर पे ज़्यादा फोकस किया है, आंसर के मीनिंग को समझाया है, जिससे अगर आप मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कितने भी ऑप्शन दिए हो, कहीं से भी दिए हो, आपका जो आंसर होगा जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आपको पूछा क्या गया है और आपको आंसर क्या करना है. तो इसीलिए मैं आपको और ऑप्शंस को ज़्यादा डीपली ना समझा के मेन आंसर को समझा रही हूँ. ठीक है, जिससे कम टाइम में आपको डीपली समझ आ जाए. ओके. आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इससे जुड़ के जो है अपनी हेल्प कर सकें. ओके.